नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं सुरेंद्र मोहन पाठक जी द्वारा लिखा गया एक रोमांचक उपन्यास वहशी पार्ट 6। कनॉट प्लेस पहुंचकर मुकेश के ब्लॉक के उस मोड़ पर टैक्सी से उतरा जिसके करीब ही आनंद आचार्य एंड प्रधान के ऑफिस वाली इमारत थी। उसने टैक्सी का भाड़ा चुकाया और पैदल आगे बढ़ा। कोर्ट से वो सीधा निजामुद्दीन ईस्ट गया था, लेकिन वहां अपर्णा सिंह से उसकी मुलाकात नहीं हो सकी थी। वॉचमैन ने बताया कि पति पत्नी दोनों ही घर नहीं थे। थोड़ी देर पहले दोनों इकट्ठे कहीं गए थे। वो इमारत की लॉबी में कदम रखने ही लगा था कि ठिठका। सड़क के पार एक सेंट्रो कार खड़ी थी जिसकी ड्राइविंग सीट पर एक लार्ज इकोनॉमी साइज लेकिन खूबसूरत नैन नक्श वाली औरत बैठी हुई थी। कार काले रंग की थी और उसका नंबर DL1CC 8899 था। लॉबी में दाखिल होने का इरादा छोड़कर उसने सड़क पार की और काली सेंट्रो के करीब पहुंचा। हेलो, वो मीठे स्वर में बोला। महिला ने सिर उठाया, उसकी सूरत पर निगाह डाली, फिर उसके अपने चेहरे पर उलझन के भाव आए। आप मिसेस विजय सिंह हैं? हाँ, वह बोली। आप कौन? मेरा नाम मुकेश माथुर है, मैं एडवोकेट हूँ। एडवोकेट? वो जो निखिल माथुर का केस लड़ रहा है? वही। मुझे कैसे जानते हो? नहीं जानता। तो कार को जानता हूँ। ये जानता हूँ कि कार की मालकिन का नाम अपर्णा सिंह है। आप स्टीयरिंग के पीछे बैठी हुई हैं, इसलिए सोचा कि आप अपर्णा सिंह होगी। क्या कहने? मुकेश केवल मुस्कुराया। क्या चाहते हो? आपसे 2 मिनट बात करना चाहता हूँ। किस बारे में? आप ही के बारे में। उसकी भवें उठी। और आपकी कार के बारे में, जो कि बुधवार 19 जनवरी के दिन दोपहर बाद 2:30 बजे के करीब आसिफ अली रोड की उस इमारत के सामने खड़ी थी जिसमें कि मंगला मदान नाम की महिला का कत्ल हुआ था। उसके चेहरे ने तुरंत रंग बदला। ये कोई जगह है ऐसी बात करने की? मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मेरे हस्बैंड सामने वाली इमारत में गए हैं, वो किसी भी क्षण वापस लौट सकते हैं। ओह, तो आप ऐसा कीजिए, गाड़ी लॉक कीजिए और जरा मोड़ तक मेरे साथ चलिए। लेकिन आप मंगला मदान मर्डर केस में गवाह बनना चाहती हैं? अदालत के कटघरे में खड़े होकर गवाही देना चाहती हैं? अरे नहीं, हरगिज नहीं। तो फिर कहना मानिए। वो कार से निकलकर उसके साथ हो ली। दोनों मोड़ पर पहुंचे और बरामद में एक खंबे की ओट में खड़े हो गए। अब बोलो, वो बोली। क्या कहना चाहते हो? आप मंगला मदान से वाकिफ थी? नाम से वाकिफ थी, सूरत से वाकिफ थी। वो कैसे? वो मेरे हस्बैंड की क्लाइंट है। एक बार मेरे हस्बैंड ऑफिस में नहीं मिले थे तो घर पहुंच गई थी। बाद में हस्बैंड ने बताया था कि वो मंगला मदान थी। मुलाकात ना कराई? नहीं। लिहाजा आप मकतूला की दोस्त नहीं थी, वाकिफ कार भी नहीं थी। हाँ, तो फिर उससे मिलने उसके घर क्यों पहुंच गई? कौन कहता है? अभी तो मैं ही कहता हूँ। फिर बलवान सिंह नाम का ट्रैफिक पुलिस का हवलदार कहेगा, जिसने कि उस रोज 2:25 पर नो पार्किंग जोन में कार पार्क करने का चालान करने के लिए आपकी सेंट्रो का नंबर नोट किया था। फिर अदालत में आप खुद कहेंगी और फिर सारी दिल्ली कहेगी। इतनी सी बात को इतना लंबा घसीटोगे? इतनी सी बात को नहीं, इतनी सी ही बात थी। प्लीज एक्सप्लेन। मुझे अपने हस्बैंड से उसके अफेयर की खबर थी। कई बार मैंने अपने बुढ़ापे में इश्कियाए हुए हस्बैंड को फोन पर उससे रंगीली बातें करते सुना था। कई बार अपने हस्बैंड के मोबाइल के इनबॉक्स और आउटबॉक्स में कॉलेज के छोकरे जैसे SMS पड़े थे। 2-3 बार मैं किटी पार्टी से लौटी थी तो मुझे बेडरूम में ऐसी जनाना खुशबुओं का एहसास हुआ था जो कि मैं इस्तेमाल नहीं करती थी। उस रोज सुबह मैंने अपने हस्बैंड की मेडिसिन कैबिनेट में वियाग्रा का पैकेट देखा था तो मैं समझ गई कि उन दोनों में बात दोस्ती की हद से बहुत आगे तक बढ़ चुकी थी। उस दिन मैं उस औरत की खबर लेने आसिफ अली रोड पहुंची, जहां की मुझे पता था कि वो कहाँ रहती थी। इरादा क्या था? इरादा उसको समझाने का था, अक्ल करने को बोलने का था। नबाजाती तो देसी घी का जलाल दिखाने का था। क्या करती? धुन देती। आपका मतलब है कि धुन दिया, लेकिन धुनाई आपे से बाहर हो गई और धुलाई में तब्दील हो गई। बेचारी जिंदगी से हाथ धो बैठी। तुम पागल हो? मैं वहां मुश्किल से आधा मिनट ठहरी थी और आसिफ अली रोड पर मुश्किल से 5 मिनट ठहरी थी। इतने में तो मैं उसे एक फूंक नहीं मार सकती थी। साबित कर सकती है? कर तो सकती हूँ। कैसे?
ट्रैफिक पुलिस के उस हवलदार के जरिए जिसका नाम तुमने बलवान सिंह बोला। मुझे नहीं मालूम था वहां पार्किंग की मनाही थी। वो कमीना भी जानबूझकर छुप के खड़ा था, वरना मुझे बोलता कि मैं कार वहां न खड़ी करूं। आगे बढ़िए। मैं वापस लौटी थी तो अभी वो नंबर नोट ही कर रहा था। मैंने बोला मैंने जरा सी देर गाड़ी खड़ी की थी, तो बोला जरा सी देर का भी चालान होता था। मैंने बोला होता था तो मैं अभी चालान की रकम अदा करने को तैयार थी। बोला चालान बुक उसके पास नहीं होती थी, इसलिए चालान डाक से ही भेजा जाना था। इस हुज्जतबाजी की वजह से उसे यकीनन मेरी याद होगी। उसे तलाश करो और उससे मेरी बाबत पूछो। वो इस बात की तस्दीक करेगा कि मैं उल्टे पांव वापस लौटी थी। उल्टे पांव क्यों लौटी थी? क्योंकि वो तो वहां मरी पड़ी थी। ओ माय गॉड! करिश्मा था कि वो नजारा देखकर मेरे भी वहां प्राण ना निकल गए। जरा सी देर भी और टिकती तो शायद निकल ही जाते। उसके शरीर ने जोर की झुरझुरी ली, तभी मरी जान पड़ती थी। वो दहशतनाक लहजे से बोली। लगता था कातिल मेरे से आगे आगे ही वहां से गया था। जरा पहले मैं वहां पहुंची होती तो कातिल जरूर अभी वहीं मौजूद होता। फिर जरूर वो मुझे भी। ओ माय गॉड! ओ माय गुड गॉड! उसके शरीर ने फिर झुरझुरी ली। सच बोल रही हैं? अरे जिसकी चाहे कसम उठवा लो। आपको ये बात छुपा के नहीं रखनी चाहिए थी। जाहिर करती तो क्या होता? तो कत्ल का टाइम पिन पॉइंट होता। और अपने हस्बैंड को मैं क्या जवाब देती कि मैं वहां क्यों गई थी? आपका मंसूबा कोई छुपने वाला था? आप मंगला मदान को समझा के आती या धुन के आती, वो क्या इस बाबत खामोश रहती? आपके हस्बैंड को खबर न करती कि उसकी बीवी ने उसकी क्या गत बनाई थी? कोई बड़ी बात नहीं कि वो आपके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंच जाती। मैं उसको उस बाबत खामोश रहने को भी तो बोलती। आप बोलती और वो कहती जो आज्ञा। ऐसे कोई खामोश रहता है? ओह, तो फिर मैं क्या करूं? अभी तब तक तो खामोशी रहिए, जब तक कि मैं बलवान सिंह से आपकी बात की तस्दीक न कर लूं। उसने तस्दीक न की, इतने दिनों बाद वो सब भूल गया तो मुश्किल होगी। किसके लिए? आपके लिए। और किसके लिए? कौन खड़ी करेगा? मैं ही खड़ी करूंगा, अपने क्लाइंट की भलाई के लिए। फिर मुझे आपको बतौर मर्डर सस्पेक्ट प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। अरे ऐसा मत करना। खामखा तो नहीं करूंगा। अगर आप कातिल नहीं हैं तो दुआ कीजिए कि वो नौबत आने से पहले कातिल पकड़ा जाए। नमस्ते। उसे बरामद में ही खड़ा छोड़कर वो वापस लौटा। उसने ऑफिस में कदम रखा और फिर आगे अपने टेम्परेरी ऑफिस की ओर बढ़ा। मिस्टर माथुर? रिसेप्शनिस्ट कम टेलीफोन ऑपरेटर ने उसे आवाज लगाई। वो ठिठका, घूमा। उसने प्रश्न सूचक नेत्रों से ऑपरेटर की तरफ देखा। आपको बड़े साहब याद कर रहे हैं, वो बोली। अच्छा, फौरन आने को बोला है। ओह, वो श्याम बिहारी आनंद के ऑफिस पहुंचा। उसने वृद्ध का अभिवादन किया, एक सरसरी निगाह विजय सिंह पर डाली और बोला, आपने मुझे बुलाया सर? हाँ, वृद्ध बोले। बैठो जरा। मुकेश एक कुर्सी पर ढेर हुआ। ये मिस्टर विजय सिंह है, शहर के बड़े स्टॉक ब्रोकर और फाइनेंशियल एडवाइजर। ओह, मुकेश के मुंह से निकला। तो आप विजय सिंह हैं? हाँ भाई, वो भुनभुनाया। मैं विजय सिंह ही हूँ। आई एम ग्लैड टू मीट यू सर। विजय सिंह ने उत्तर न दिया। उसने अनमने भाव से सहमति से सिर हिलाया। ये जानना चाहते हैं, वृद्ध बोले, कि तुम राजीव आचार्य के पीछे क्यों पड़े हो? क्यों तुम उसकी निजी जिंदगी को कुरेद रहे हो? ये जानना चाहते हैं? मुकेश विस्मय से बोला। ये क्यों जानना चाहते हैं? समझ लो मैं जानना चाहता हूँ। आपको तो मालूम है, तुम्हारी जुबानी जानना चाहता हूँ। तो मेरा जवाब है, इसमें मुझे मुलजिम की भलाई दिखाई देती है। तुम उस भलाई के मद्देनजर राजीव को पिक्चर में लाना चाहते थे। तुमने ऐसा कर दिखाया। अब उसका पीछा छोड़ क्यों नहीं देते हो? छोड़ दूंगा। कोर्ट में कुछ बातें वो अपनी जुबानी कबूल कर लेगा तो छोड़ दूंगा। क्या कबूल कर लेगा? ये कि कत्ल उसने किया है। अगर किया है तो क्यों नहीं? वो कातिल नहीं हो सकता। आपको यकीन है? पूरा, क्योंकि वो आपका सहयोगी है। हाँ, मैं उसे सालों से जानता हूँ। वो कातिल नहीं हो सकता। फिर फिक्र करने की क्या जरूरत है? जैसे आपको एतबार है, वैसे मजिस्ट्रेट को भी यकीन आ जाएगा। ये कहानी अपने आप खत्म हो जाएगी, तो मेरे छोड़े बिना भी उसका पीछा छूट जाएगा। वृद्ध ने विजय सिंह की ओर देखा। सर, मेरे सर पर मुलजिम की डिफेंस की जिम्मेदारी है, मुकेश बोला।
इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए जो मुझे मुनासिब लगेगा मैं करूँगा। इस सिलसिले में मैं उतना जवाबदेह आपको नहीं हूँ जितना कि मुंबई में बैठे अपने बॉस बड़े आनंद साहब का हूँ, जिन्होंने कि मुझे यहाँ भेजा है। मुझे किसी काम से रोकने का बेहतरीन तरीका ये होगा कि आप बड़े आनंद साहब को फोन लगाएं और बोले कि वो मुझे वापस मुंबई बुला ले। मैं अपनी मर्जी से यहाँ नहीं हूँ। आप ऐसा कर सकेंगे तो ये मुझ पर उपकार होगा। मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, उसके पहला बच्चा होने वाला है, 6वां महीना चल रहा है। ऐसे में मुझे उसके पास होना चाहिए, ना कि उससे 800 मील दूर। आप फोन लगाइए और मुझे इस जिम्मेदारी से निजात दिलाइए। तुम एक जिम्मेदारी को पीठ दिखाकर दूसरी का सामना करना चाहते हो। मैं नहीं चाहता। ऐसा कहना मेरे पर बेजा इल्जाम है जिससे मैं आहत हूँ, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि कोई मुझे समझाए कि मेरे डिफेंस की धारा का रुख किधर मुड़ना चाहिए। सुना? वृद्ध विजय सिंह से बोले। लफाजी है, विजय सिंह चिड़े स्वर में बोला। एक छोटी सी बात को मैग्नीफाई करके पेश करने की कोशिश है। मिस्टर मुकेश माथुर, तुम इधर मेरी तरफ देखो। तुम जानते हो मैं यहाँ क्यों आया हूँ? जानता हूँ। जानते हो? हाँ, जानता हूँ। अपने इस पोल के खुलने के ख्याल से आपके छक्के छूटे हुए हैं कि मकतूला से आपका अफेयर था। मलाई चाटने से आपको कोई गुरेज नहीं था, लेकिन अब वो आपकी मूंछ पर लगी दिखाई दे, इससे आपको गुरेज है। उसकी जिंदगी में जिस औरत के आप तलवे चाटते थे, उसके मर जाने के बाद आप नहीं चाहते कि उसके नामुराद वजूद की परछाई भी आप पर पड़े। इसलिए, सिर्फ इसलिए आप मेरी जुबान पर ताला चाहते हैं। विजय सिंह हक्का पक्का सा उसका मुंह देखने लगा। तौबा! फिर उसके मुंह से निकला, ये लड़का तो आग उगल रहा है। मुकेश खामोश रहा। तुम तो मुझे अखलाक से गिरा, जमीर से गिरा, कोई बहुत बड़ा औरत खोरा साबित करने की कोशिश कर रहे हो। आप क्या हैं? खुद अपने गिरहबान में झांक कर मुकर्रर कीजिए। जाती तौर पर मेरा आपके किरदार से कुछ लेना देना नहीं। अदालत में जब आप मेरे सामने खड़े होंगे तो आप मेरे दोस्त नहीं होंगे, आनंद साहब की वजह से वाकिफकार भी नहीं होंगे। आप सिर्फ एक गवाह होंगे, और ऐसे गवाह होंगे जिसकी बाबत कहा गया है कि जो चुप रहेगी जुबाने खंजर लहू पुकारेगा आस्तीन का। विजय सिंह ने असहाय भाव से गर्दन हिलाई। आनंद साहब, फिर वो बोला, आप ही से समझाइए। वृद्ध ने खंखार कर गला साफ किया और फिर बोले, देखो भाई, मुझे भी लगता है कि विजय सिंह को निशाना बनाकर तुम्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला, इसलिए किसी ऐसे रूट पर विचार करो जिस पर यह ना आता हो। एक शर्त पर ऐसा हो सकता है। कौन सी शर्त? अगली तारीख पर अगर राजीव आचार्य अदालत में ये कबूल कर लेता है कि मकतूला उसे धक्का देने की फिराक में थी क्योंकि उसकी जिंदगी में कोई और आ गया था, तो मैं उस कोई और का नाम कुरेदने की कोशिश नहीं करूंगा। मुझे एक बात से मतलब है कि राजीव आचार्य इस बात से भड़का था कि मकतूला की मोहब्बत का वो अकेला क्लेमेंट नहीं रह गया था, उसमें कोई प्रतिद्वंदी पैदा हो गया था। मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं कि वो प्रतिद्वंदी कौन था। उसने न कबूल किया तो? विजय सिंह बोला। तो इस बात को दूसरे तरीके से स्थापित करने के लिए मेरा आपको अदालत में तलब करना जरूरी होगा। फिर क्या बात बनी? मैं राजीव से बात करूंगा। वृद्ध जल्दी से बोले। वो आपकी बात मानेगा? क्यों नहीं मानेगा? आखिर वो मेरा एसोसिएट है और निखिल का उतना ही बड़ा शुभचिंतक है जितना कि मैं हूँ। आनंद साहब, ये तो डामाडोल बात हुई। विजय सिंह बोला। आश्वासन तो न हुआ ना? विजय सिंह, वृद्ध का स्वर शुष्क हो उठा। मौजूदा हालात में इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। मुझे आपसे ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी, होनी चाहिए थी। मेरे भतीजे की जिंदगी दांव पर लगी है, मैं उसका ख्याल करूं या तुम्हारी बदनामी का? ठीक है, जाता हूं। बिना किसी का अभिवादन किए वो वहां से रुखसत हो गया। टेलीफोन की निरंतर बजती घंटी की आवाज ने राजीव आचार्य को जगाया। उसके बिना आंखें खोले करवट बदली और टटोल कर टेलीफोन का रिसीवर काबू में किया। हेलो, वो उनिंदे स्वर में बोला। राजीव, उसके कान में आनंद साहब की आवाज पड़ी। कहाँ हो भाई तुम? परसों शाम से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। कल रात भी 11 बजे तक फोन ट्राई किया। मैं कहीं चला गया था। कहाँ चले गए थे? क्यों चले गए थे? कोई वजह नहीं, यूं ही तफरीहन। वो कुछ पुराने दोस्त मिल गए थे।
ऐसी लंबी तफरीह के तरफदार तुम कब से हो गए? वो मैं शर्मिंदा हूँ। अरे नहीं भाई, तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए मैंने ऐसा नहीं कहा था। टाइम क्या हुआ है? 7 बजे हैं। 10 बजे तुमने कोर्ट में हाजिर होना है, याद है ना? याद है। मैं आधे घंटे में तुम्हारे पास पहुंच रहा हूँ। जी। लगता है नींद की खुमारी से अभी उबरे नहीं हो। मैंने कहा मैं आधे घंटे में तुम्हारे फ्लैट पर पहुंच रहा हूँ, क्योंकि मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। ठीक है। उसका फ्लैट मयूर विहार फेज 1 एक्सटेंशन की एक हाउसिंग सोसाइटी के कॉम्प्लेक्स में 6ठी मंजिल पर था। वो उठकर नित्य क्रम से निर्वित हुआ। पिछली रात वो आधी रात के बाद फ्लैट पर पहुंचा था। उसने खूब विस्की पी थी, लेकिन नशा फिर भी नहीं हुआ था। घर आकर पहले उसने और विस्की पीने का ख्याल किया था, लेकिन फिर नींद की गोली खाकर सो रहा था। उसका सीनियर पार्टनर वहां पहुंचा। आनंद साहब ने एक सरसरी निगाह उस पर डाली, फिर शिकायत भरे स्वर में बोले, क्या बात है भाई, सुबह सवेरे ही सूरत पर फटकार क्यों बरस रही है? वो यूं ही। तफरी आपे से बाहर हो गई? नहीं, नींद पूरी नहीं हुई। फिर तो मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हारी नींद में खलल डाला। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं आपके लिए चाय बनाता हूँ। नहीं, जरूरत नहीं। तुम जरा इधर मेरे सामने बैठो और मेरी बात सुनो। फरमाइए। मुकेश माथुर के बारे में क्या कहते हो? उसका कहना दुरुस्त है। तुम जानते थे कि मंगला का तुम्हारे अलावा किसी और मर्द से भी अफेयर था? यकीनी तौर पर नहीं जानता था, लेकिन शक था। मुझे हैरानी है कि उस बाबत मुकेश की जानकारी मेरे से ज्यादा है। प्राइवेट डिटेक्टिव की वजह से। आपका मतलब है चंद्रेश रोहतगी मेरे पीछे पड़ा था? वो मेरी पड़ताल कर रहा था? वो सबकी पड़ताल कर रहा था। केस से ताल्लुक रखते ज्यादा से ज्यादा लोगों की बाबत ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करना उसकी स्ट्रेटजी है। रोहतगी ने तुम्हारे से ज्यादा मंगला की बीती जिंदगी को कुरेदा था। इसी वजह से वो मंगला के इश्क में तुम्हारी रकीब की बाबत जान पाया था। कौन है वो? अब क्या करोगे जानकर? मंगला तो गई। मैं फिर भी जानना चाहता हूँ। क्या करोगे जानकर? जाकर उससे पंजा लड़ाओगे या कुश्ती के लिए ललकारोगे? राजीव खामोश रहा। भूल जाओ वो सब, अब कुछ नहीं रखा। वो कहानी खत्म है। ऐसे ताल्लुकात का यही अंजाम होता है। कैसे ताल्लुकात? वो तमक कर बोला, जैसे तुम्हारे मंगला के साथ थे। मेरे भाई, हुस्न वाले किसी के यार नहीं होते। यार हो भी जाए तो वफादार नहीं होते। ये आप क्या कह रहे हैं? क्यों? मैं कभी जवान नहीं था। मैं क्या बचपन से सीधा बुढ़ापे में पहुंच गया था? ऐसी बातें मैंने आपकी जुबानी पहले कभी नहीं सुनी। ऐसा मौका भी तो पहले कभी नहीं आया। मेरे भाई, उस औरत की जीते जी तो तुमने उसके किरदार को नहीं पहचाना। अब उसकी मौत के बाद तो पहचानो। उसका खाविंद अभी मरा नहीं था। उसकी जिंदगी में वो तुमसे आशना थी। वो मर गया तो अपने एक्सक्लूसिव राइट्स उसने तुम्हारे हवाले नहीं किए। एक और कदरदान खड़ा कर लिया, और अभी कोई तीसरा, चौथा, पांचवा भी होता तो क्या उसका चालान हो जाता? वो औरत नहीं थी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी थी, जिसके कई शेयर होल्डर होते हैं। बस कीजिए प्लीज, और आमद की वजह बयान कीजिए। क्या बात करना चाहते थे आप मेरे से? सुनो, मंगला की आशनाई में तुम्हारा जो रकीब था वो एक शादीशुदा आदमी है। उसके मंगला से ताल्लुकात की पोल खुलने से उसकी मैरिड लाइफ बर्बाद हो सकती है। उसका नाम उजागर हो जाने से हमारे केस का कोई भला नहीं होगा, लेकिन उसका बहुत बुरा जरूर होगा। मुकेश सिर्फ ये चाहता है कि अपनी गवाही के दौरान तुम ये बात कबूल करो कि तुम्हें अपने उस रकीब की खबर थी। फिर वो नाम जानने की जिद नहीं करेगा। लेकिन अगर तुम इस बात से इनकार करोगे, जो वो रकीब को कटघरे में खड़ा कर देगा। कर दे, मुझे उससे क्या? तुम्हें उससे कोई फायदा नहीं पहुंचने वाला, नुकसान भी तो नहीं पहुंचने वाला। तुम बात को यूं समझो कि मेरा उस शख्स से कोई मुलाहजा है जिसकी वजह से मैं चाहता हूं कि उसका नाम बदनाम ना हो। मेरा जितना मर्जी हो। तुम्हारा तो जो नाम बदनाम होना था वो हो चुका, उसमें अब कुछ नहीं किया जा सकता। दूसरे, तुम्हारा नाम बदनाम मुकेश ने नहीं, तुम्हारी बदकिस्मती ने किया है कि उस नामुराद दिन तुमने मंगला को फोन किया और उसकी नौकरानी ने वार्तालाप का मंगला की ओर का हिस्सा सुन लिया। बाकी आगे जो कुछ हुआ मंगला की मौत की वजह से हुआ। वो न मरी होती तो कुछ न हुआ होता। क्या पता जिस शख्स को आपने मेरा रकीब बताया वो कातिल हो
या कत्ल से उसका कोई रिश्ता हो। ये नहीं हो सकता। आपको क्या मालूम कि नहीं हो सकता? राजीव, उसकी बाबत तुम्हारी कोई जिद है तो उसे छोड़ दो। आप अपने मुंबईया वकील को यह सलाह क्यों नहीं देते कि वो अपनी जिद छोड़ दे? उसे बोलिए कि वो मेरा पीछा छोड़ दे, वो जिरह का वो रास्ता छोड़ दे जिसमें उसे मेरी गवाही जरूरी लगती है। ये मुमकिन नहीं है। वो सिर्फ इतना कर सकता है कि तुम्हारे रकीब का जिक्र आए, उसके नाम का जिक्र ना आए। आपने पहले भी बोला, अपनी गवाही में अगर तुम ये कबूल कर लोगे कि किसी दूसरे शख्स की खातिर मंगला तुम्हारे से पल्ला झाड़ रही थी, तो वो उस शख्स की बाबत कोई सवाल खड़ा नहीं करेगा। मुझे इस राय से खुदगर्जी की बू आती है। क्या? मेरा अपनी जुबानी वो कबूल करना मुझे मर्डर सस्पेक्ट बना देगा। अपने भतीजे को बचाने की खातिर आप मुझे शहीद करना चाहते हैं? तुम नादान हो। वो कबूल करने भर से तुम मर्डर सस्पेक्ट नहीं बन जाने वाले। उससे बड़ी हद ये स्थापित होगा कि तुम एक ईर्ष्यालु व्यक्ति हो। कत्ल की मेजर वजूहात में ईर्ष्या भी एक वजह होती है। मुकेश का इसी पॉइंट पर जोर है। नहीं है। तुम्हारी गवाही के जरिए वो सिर्फ ये स्थापित करना चाहता है कि कातिल कोई और हो सकता है। मुझे निशाना बनाकर साबित करना चाहता है। मुझे बलि का बकरा बनाना चाहता है। खामखा कैसे कर सकता है वो ये काम? मंगला के साथ जो बीती थी उसके दौरान तो तुम उसके आसपास भी नहीं थे। आपको क्या मालूम? वृद्ध हड़बड़ाए, फिर अपलक उसका मुंह देखने लगे। राजीव विचलित ना हुआ। मजाक कर रहे हो तो मत करो। फिर वृद्ध बोले, ये गंभीर मसला है। वो खामोश रहा। कोर्ट में तुम्हारी गवाही मुकेश के मन माफिक नहीं होगी तो भी वो अपनी बात साबित करके रहेगा। करेगा, लेकिन उससे तुम्हें क्या फायदा होगा? मुझे वैसे भी क्या फायदा होगा? एक तो वो तुम्हारा मेरे पर एहसान होगा। आप एहसान चाहते हैं तो पूरा ही करने को क्यों नहीं कहते? मुझे ये हुक्म क्यों नहीं सुनाते कि मैं अदालत में कबूल कर लूं कि कातिल मैं हूं? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? आप बड़े दानिशमंद हैं। भतीजे के लिए अपने फर्ज के बोझ के तले दबे हैं। क्यों नहीं कर सकते? तुम मेरे साथ जाति कर रहे हो। आप ऐसा समझते हैं। मैं हमेशा आपका सबऑर्डिनेट रहा हूं। मैं आपके साथ ऐसे पेश आ सकता हूं? अब क्या बोलूं? मत बोलिए। मुझे बोलने दीजिए और ये किस्सा खत्म करने दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं अदालत में आप लोगों के मन माफिक बयान दूंगा। तुम्हें पछताना नहीं पड़ेगा, ये मैं तुमसे वादा करता हूँ। राजीव कुछ न बोला। अदालत की कार्यवाही शुरू हुई। जो सर्टिफाइड स्टेटमेंट पिछली वर्किंग डे पर अदालत में पेश की गई थी, उसकी प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन के लिए स्टेटमेंट जारी करने वाले का कोर्ट में हाजिर होना जरूरी है। वो डिफेंस के गवाह के तौर पर कोर्ट में हाजिर हो सकता है, लेकिन ऐसा तभी होगा जब प्रोसिक्यूशन अपने तमाम गवाह पेश कर चुका होगा। उसके बाद ही स्टेटमेंट को कोर्ट रिकॉर्ड में बात तरतीब दाखिल किया जाएगा। मजिस्ट्रेट ने गवाह के कटघरे में खड़े राजीव आचार्य पर एक सरसरी निगाह डाली और फिर बोला, अदालत की कार्यवाही शुरू की जाए। डिफेंस इस गवाह से अपने सवालात के सिलसिले को आगे बढ़ाए। योर ऑनर, राजीव आचार्य बोला, इससे पहले कि मेरे से कुछ पूछा जाए, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। इजाजत है। पिछली पेशी में मेरे से एक ऐसी बात पूछी गई थी जिसकी हामी मैं नहीं भर सका था। मैं ये कबूल करने से कतरा गया था कि मकतूला की चाहत में मेरे अलावा भी कोई शरीक था। ये ऐसी बात थी जो खुद मुझे ही हजम नहीं हो रही थी, लेकिन मैंने पिछली पेशी से अब तक इस पर बहुत गौर किया और आखिरकार इसी नतीजे पर पहुंचा कि मेरे और मकतूला के ताल्लुकात में जो फर्क आ गया था और जो ज्यादा से ज्यादा नुमाया होता जा रहा था, वो इसी वजह से था कि उसकी जिंदगी में कोई और आ गया था। यानी कि, मुकेश बोला, अब आप कबूल करते हैं कि आपका कोई रकीब था? जी हाँ। आपने अपने बयान में कहा था कि आप मकतूला से शादी करना चाहते थे। जी हाँ। क्योंकि आप उसे बहुत चाहते थे? जी हाँ। फिर तो रकीब की बाबत जानकर आपको बहुत सदमा पहुंचा होगा। जी हाँ। दिल टूटता महसूस हुआ होगा। जी हाँ। फिर खून खौलने लगा होगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मकतूला मेरी प्रोप्राइटरी आइटम नहीं थी। मैं उसका करीबी दोस्त था, मालिक नहीं था। इसलिए उसे अपना रास्ता बदलने का पूरा अख्तियार था। तब भी जबकि उस पर आपकी आइंदा सारी जिंदगी का दाव लगा था। क्या मतलब? उसकी चाहत में आप दीवानगी की इस हद तक पहुंचे हुए थे
कि कुछ भी कर सकते थे, धोखा दे सकते थे, फ्रॉड कर सकते थे, अनप्रोफेशनल कंडक्ट को हवा दे सकते थे। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, अदलखा बोला। गवाह पर बेबुनियाद इल्जाम लगाए जा रहे हैं, उसकी तौहीन की जा रही है। ओवर रूल्ड, लेकिन डिफेंस भड़काऊ और नामकुल बातों से परहेज रखे। आई एम सॉरी योर ऑनर, मुझे बुनियाद के बिना ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मैं अब पहले बुनियाद बनाता हूँ। वो गवाह की तरफ आकर्षित हुआ। पिछली पेशी में आपने अपने बयान में कहा था कि मकतूला का खाविंद महेंद्र मदान अपनी जिंदगी में आपकी फर्म आनंद आचार्य एंड प्रधान का क्लाइंट था और आप उसके अफेयर्स को हैंडल करते थे। जी हाँ, आपको याद है कि पिछले साल 21 जून को, यानी कि अस्पताल में दाखिल होने और फिर वहीं प्राण खोने के 2 हफ्ते पहले महेंद्र मदान आपके ऑफिस में आकर आपसे मिला था। मुझे तारीख ठीक से याद नहीं, लेकिन ये तो याद है कि पिछले साल उसकी ऐसी एक विजिट आपके ऑफिस में हुई थी। हाँ, और वो विजिट क्योंकि आपकी अपॉइंटमेंट बुक में दर्ज होगी, इसलिए आपके लिए ये जान लेना कोई मुश्किल काम नहीं कि वो तारीख 21 जून थी और दिन सोमवार था। जी हाँ, उस विजिट का प्रयोजन क्या था? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, अदलखा बोला। ये सवाल बेमानी है। ओवर रूल्ड। फर्दर ऑब्जेक्शन योर ऑनर, वकील को क्लाइंट की उसके पास विजिट का प्रयोजन बताने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। मजबूर नहीं किया जा रहा है, मुकेश बोला। सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब देने से गवाह इनकार कर सकता है। ओवर रूल्ड। फिर भी प्रोसिक्यूशन की तसल्ली के लिए मैं अपना सवाल वापस लेता हूँ। मिस्टर आचार्य, मैं आपसे ये नहीं पूछता कि उस मीटिंग में आपने अपने क्लाइंट के साथ क्या मंत्रणा की। मैं सिर्फ इतना पूछता हूँ कि ये सच है या नहीं कि महेंद्र मदान अपनी वसीयत बदलना चाहता था और इसी सिलसिले में वो आपके पास आया था। सेम ऑब्जेक्शन योर ऑनर, अदलखा बोला। ये भी प्रिविलेज कम्युनिकेशन है। वकील और उसके क्लाइंट के बीच की बात है। जो बात बिना ऐतराज किसी तीसरे शख्स पर उजागर की गई हो, वो प्रिविलेज कम्युनिकेशन नहीं कहला सकती। कौन तीसरा शख्स? वो स्टेनोग्राफर जिसने वकील से डिक्टेशन ली और फिर डिक्टेशन को टाइप किया, या गवाह कहें कि उसने वसीयत खुद टाइप की थी। गवाह ऐसा नहीं कह सकता क्योंकि मैं उस स्टेनोग्राफर को, जो कि उन दिनों गवाह की सेक्रेटरी का दर्जा रखती थी, कोर्ट में पेश कर सकता हूँ। सारी ऑब्जेक्शन इस शर्त के साथ खारिज की जाती है, मजिस्ट्रेट बोला, कि डिफेंस वसीयत को केस से कनेक्ट करके दिखाएगा। ऐसा न होने की सूरत में ये सारी क्वेश्चनिंग खारिज समझी जाएगी और कोर्ट के रिकॉर्ड से निकाल दी जाएगी। राजीव आचार्य कोर्ट की उस रूलिंग से व्याकुल दिखाई देने लगा और मन ही मन अपनी स्टेनोग्राफर सोनिका गुप्ता और परमीत प्रधान को कोसने लगा। थैंक यू योर ऑनर, मुकेश बोला। तो मिस्टर आचार्य, क्या ये सच है कि महेंद्र मदान नई वसीयत करना चाहता था? जी हाँ, सच है। वैसे तो नई वसीयत के रूप में पुरानी वसीयत अपने आप ही खारिज हो जाती है। फिर भी मेरा सवाल है कि पुरानी वसीयत का क्या किया गया था? उसे क्लाइंट की फाइल में से निकालकर उसके सामने नष्ट कर दिया गया था। नई वसीयत पर 2 गवाहों के साइन होने होते हैं। वो 2 गवाह कौन थे? एक मैं था और दूसरा मेरा पार्टनर परमीत प्रधान था। क्या ये सच है कि उस नई वसीयत में जो मेजर तब्दीली थी वो ये थी कि वसीयतकर्ता ने अपनी बीवी को अपने विरसे से पूरी तरह से बेदखल कर दिया था और जायदाद को 80-20 की रेशो में कुछ धर्मार्थ स्थानों में और अपनी बेटी निकिता में बांटे जाने का प्रावधान किया था? सच है। फिर भी वारिस वो ही बनी? जी हाँ। ऐसा क्यों हुआ? मरने से पहले महेंद्र मदान ने उस नई वसीयत को भी खारिज कर दिया था। ऐसा उसने कब किया था? जब वो नर्सिंग होम में भर्ती था। क्यों कर किया था? मेरा मतलब है, कैसे उसने अभी एक और नई वसीयत के लिए आपको अपनी हिदायत जारी की थी? उसने मुझे फोन किया था और कहा था कि मैं 21 जून वाली, अगर ये तारीख दुरुस्त है, वसीयत को नष्ट कर दूं और नई वसीयत की तैयारी का इंतजाम करूं। आप साबित कर सकते हैं कि अपनी मृत्यु शैया से ऐसी कोई कॉल महेंद्र मदान ने आपको की थी? मैं उस कॉल की बाबत झूठ क्यों बोलूंगा? वजह तो है। क्या वजह है? मेरी वजह बताते ही सरकारी वकील साहब ऑब्जेक्शन उठाने लगेंगे, इसलिए आप ऑन रिकॉर्ड कहिए कि आप वो वजह सुनना चाहते हैं। मैं वो वजह सुनना चाहता हूँ। आपका 21 जून वाली वसीयत को नष्ट करना उस औरत को करोड़ों रुपए का लाभ पहुंचा सकता था
आपकी अपेक्षा में जो बहुत जल्द आपकी बीवी बनने वाली थी। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, अदलखा बोला। ये सिट डाउन, मजिस्ट्रेट डपट कर बोला। बट आई हैव नॉट येट कंप्लीटेड माई ऑब्जेक्शन। आई हैव कंप्लीटेड द रूलिंग। वट एवर यू इन दिस कॉन्टेक्स्ट इज ओवर रूल्ड। विटनेस में आंसर द क्वेश्चन। आज तक किसी ने मेरी प्रतिष्ठा पर बतौर वकील मेरी ईमानदारी पर यूं शक नहीं किया। हो सकता है, मुकेश बोला, हो सकता है रहती दुनिया तक कोई ना करे, लेकिन उसका यहाँ कोई वास्ता नहीं। आपने वजह सुननी चाहिए, मैंने वजह बयान की। बहरहाल मैं अपने मूल प्रश्न पर लौटता हूँ। महेंद्र मदान की उस कॉल की आप कोई तस्दीक कर सकते हैं? नहीं, वो बहुत बीमार था, इतना कि बचने वाला नहीं था, ऐसा ही पता चला था। टेलीफोन पर उसकी हिदायत थी कि उसकी 21 जून वाली वसीयत नष्ट कर दी जाए। तब क्या आपने उसको राय दी थी कि उस जैसे बाहैसियत शख्स का बिना वसीयत किए मर जाना दानिशमंदी न होता? मेरा ऐसा कहना स्वाभाविक था, मेरा फर्ज था। जवाब में उसने कहा था कि वो अगले रोज मेरे से संपर्क करेगा। किया? नहीं, वो तो उसी रात मर चुका था, यानी कि 13 जुलाई की रात को 2 बजे शायद। इस फोटोकॉपी को देखिए। मुकेश ने वो फुल स्केप शीट उसके सामने की, जो किसी करिश्माई तरीके से चंद्रेश रोहतगी ने हासिल की थी। आप पहचानते हैं ये क्या है? उसने गौर से कागज को देखा और फिर बोला, ये मेरी अपॉइंटमेंट बुक के एक वर्के की फोटोकॉपी जान पड़ती है। वही है। इस पर तारीख 13 जुलाई सन 2003 और दिन मंगलवार दर्ज है, और इस पर फोरनून की, दोपहर से पहले की एक ही एंट्री है, जो ये जाहिर करती है कि उस रोज आपकी हाई कोर्ट में हाजिरी थी। कुछ याद आया? हाँ। आप कोर्ट से ऑफिस कब लौटे थे? दोपहर के करीब। योर ऑनर, ये गवाह की अपॉइंटमेंट बुक के एक रोज की फोटोकॉपी है, जो दरख्वास्त है कि इसलिए रिकॉर्ड में दाखिल की जाए कि ओरिजिनल हमारे पास उपलब्ध नहीं है। ओरिजिनल से मिलती पाए जाने की शर्त पर प्रोसिक्यूशन को कोई ऐतराज नहीं, अदलखा बोला। मुकेश ने फोटोकॉपी कोर्ट कलर को सौंप दी। आप दोपहर के करीब ऑफिस लौटे, मुकेश गवाह से बोला। इसका मतलब है उसके बाद ही किसी वक्त नर्सिंग होम से महेंद्र मदान की कॉल आपके पास आई होगी। जी हाँ। उसकी उस कॉल के तहत उसकी 21 जून वाली वसीयत आपने नष्ट कर दी, लेकिन अगले रोज नई वसीयत कर पाने से पहले ही वो मर गया, इसलिए उसको इंटेस्टेड, बिना वसीयत किए मरा माना गया, और बीवी होने की वजह से प्रोबेट कोर्ट ने मंगला को उसका स्वाभाविक वारिस करार दिया, और मरने वाले के न चाहते हुए एक छोटी सी कोताही के तहत वो सारी जायदाद की वारिस बन गई। ठीक? ठीक। आप फैमिली फ्रेंड थे, इस लिहाज से क्या आप इस बात की तस्दीक करने की पोजीशन में हैं कि मकतूला से महेंद्र मदान की दूसरी शादी थी? ऐसा ही था। और मकतूला की, मंगला की, उसकी वो पहली शादी थी। निकिता मंगला और महेंद्र मदान की बेटी थी? जी हाँ। सुना है महेंद्र मदान का पहली शादी से एक बेटा था। क्या ये बात सच है? सच है। फिर मंगला को महेंद्र मदान का स्वाभाविक और इकलौता वारिस क्यों कर करार दिया गया? क्योंकि वो बेटा कब का मर चुका है। उसको मरे आज 10 साल से ऊपर हो गए हैं। वो पीलिया से मरा था। उसका डेथ सर्टिफिकेट उपलब्ध है। आई सी। आप सोनिका गुप्ता के नाम से वाकिफ हैं? वाकिफ हूँ। वो हमारी फर्म से स्टेनोग्राफर थी और मेरी सेक्रेटरी थी। अब नहीं है? नहीं, किन्हीं बेटर प्रोस्पेक्टस के लिए हमारे यहाँ से रिजाइन कर गई थी। आपने हाल में कभी महेंद्र मदान की फाइल देखी है? जी नहीं। उसकी मौत के बाद और उसकी एस्टेट का सेटलमेंट हो जाने के बाद वो फाइल क्लोज कर दी गई थी। आप अपने ऑफिस में पहुंची एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर की ऐसी चिट्ठी से वाकिफ हैं, जिसमें उसने मरहूम महेंद्र मदान की एस्टेट की वैल्यू निर्धारित करके उसे सर्टिफाई करने की पेशकश की थी? वाकिफ हूँ। इस बात से भी वाकिफ हैं कि वो चिट्ठी महेंद्र मदान की मौत के लगभग फौरन बाद आपके ऑफिस पहुंची थी, और आपकी गैर हाजिरी में आपकी सेक्रेटरी सोनिका गुप्ता ने उसे महेंद्र मदान की फाइल में लगा दिया था, और वैसा करते वक्त उसने फाइल में महेंद्र मदान की 21 जून वाली वसीयत लगी देखी थी। इसका क्या ये मतलब नहीं मिस्टर आचार्य कि महेंद्र मदान की मौत के बाद भी वो वसीयत वजूद में थी, जो कि मंगला मदान को अपने पति के विरसे से
पूरी तरह से बेदखल करती थी। इस बाबत सोनिका गुप्ता को जरूर कोई मुगालता लगा था। क्या वो एक एफिशिएंट सेक्रेटरी नहीं थी? थी। तो उसे मुगालता क्यों लगा था? मुगालता एफिशिएंट सेक्रेटरी को भी लग सकता है। नोबडी इज परफेक्ट। ओके, आई ग्रांट इट टू यू। अब जरा ये देखिए क्या है। ये महेंद्र मदान की जिंदगी के नर्सिंग होम के बीते आखिरी दिन का मरीज की केस हिस्ट्री बताने वाला चार्ट है। इस पर 13 जुलाई की तारीख दर्ज है, यानी कि उस रोज की जिस रोज उसने आपको आपके ऑफिस में फोन किया था और अभी फिर वसीयत तब्दील करने की ख्वाहिश जाहिर की थी। आप खुद देखिए और तस्दीक कीजिए। उसने चार्ट का मुआयना किया, फिर जवाब देने के लिए जब वो उस बार बोला तो उसकी आवाज कांप रही थी। हाँ, दर्ज है। मरीज की केस हिस्ट्री का उस रोज का ये रिकॉर्ड ये बताता है कि उस रोज सुबह 11 बजे के करीब मरीज कोमा में चला गया था और फिर आखिरी सांस लेने तक होश में नहीं आया था। अब बराए मेहरबानी क्या आप अदालत को और पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब को बताएंगे कि क्यों कर कोमा की हालत में पहुंचा शख्स आपको फोन कर सका और फोन पर यह हिदायत जारी कर सका कि उसकी वसीयत नष्ट कर दी जाए। अदालत में सन्नाटा छा गया। तमाम आंखें गवाह पर टिक गई। मैं आप पर इल्जाम लगाता हूँ, मुकेश गरज कर बोला, कि आपने बिना अपने क्लाइंट की किसी हिदायत के अपनी मर्जी से, अपनी हवस से उपजी अपनी खुदगर्जी के हवाले होकर अपनी माशूक को विपुल आर्थिक लाभ पहुंचाने की खातिर आपने अपना पाक दामन दागदार किया। वो किसी और मर्द की खातिर आपसे हमेशा के लिए नाता तोड़ लेने को तैयार बैठी थी। इसे कहते हैं न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। मुझे आपसे हमदर्दी है मिस्टर आचार्य, लेकिन कोर्ट रिकॉर्ड के लिए आपके जवाब का तलबगार मैं फिर भी हूँ। वो खामोश रहा। आपने कोई जवाब नहीं देना मिस्टर आचार्य, ना मेरे इल्जाम को झुठलाना है न कबूल करना है। वो फिर भी खामोश रहा। ठीक है, मुझे आपसे और कुछ नहीं पूछना, आप कटघरा छोड़ सकते हैं। वो कटघरे से बाहर निकला और सिर झुकाए मशीनी अंदाज में वहां से चल दिया। आनंद साहब तत्काल अपने स्थान से उठे और उसके पीछे लपके। सरकारी वकील अदलखा दरियागंज थाने में एसएचओ के ऑफिस में मौजूद था, जहां उसके साथ सब इंस्पेक्टर अवतार सिंह और एसएचओ इंस्पेक्टर चतुर्वेदी मौजूद थे। अवतार सिंह कोर्ट में था। चतुर्वेदी बोला, इसने सब सुना और आकर मुझे सुनाया। अदलखा साहब, मुझे नहीं लगता कि उस लड़के को कातिल साबित कर पाओगे। नॉनसेंस, अदलखा मुंह बिगाड़ कर बोला, अभी कुछ नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? उस नए वकील ने कत्ल का एक नया कैंडिडेट खड़ा कर दिया है। नहीं कर दिया है। उसने एक बार भी दावा नहीं किया था कि राजीव आचार्य कातिल था। आशिकी में अकल खोकर माशूक की निगाहों में ऊंचा उठने के लिए उसने महेंद्र मदान की वसीयत के साथ जो शरारती खेल खेला सो खेला, लेकिन वो कातिल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अपनी प्रतिष्ठा को दांव पर लगाकर जिस औरत के लिए उसने इतना बड़ा खेल खेला, उसने उसका शुक्रगुजार होने की जगह उसका पत्ता ही काट दिया। इसे तुम मरने मारने पर उतारू हो जाने की हद तक भड़काऊ बात नहीं समझते हो? पढ़े लिखे दानिशमंद लोग अगर यूं खून खराबे पर उतारू होने लगे तो हमारी अदालतों में पिक पॉकेटिंग से ज्यादा केस मर्डर के हों। वो बाहर से आया छोकरा इतनी जल्दी ऐसी मार्के की जानकारी निकाल कैसे पाया? वो नहीं निकाल पाया। चंद्रेश रोहतगी नाम का एक लोकल प्राइवेट डिटेक्टिव निकाल पाया, जो कि उन लोगों के लिए काम कर रहा है। कमाल कर दिया पट्टे ने। राजीव आचार्य की मुकालफ से तुम इसलिए तो नहीं कतरा रहे हो क्योंकि वो वकील है, तुम्हारा बिरादरी भाई है? बिल्कुल नहीं। मेरी अक्ल अभी भी यही कहती है कि वही कातिल है जो गिरफ्तार है। डिफेंस की स्ट्रेटेजी की बाबत क्या कहते हो? कोई बड़ी स्ट्रेटेजी नहीं है उनकी, सिवाय इसके कि फिल्मी स्टाइल के ग्रैंड स्टैंड खड़े करके वो एक ऐसा शुभ का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे मुलजिम के खिलाफ खड़ा केस कदरन कमजोर हो सके, वाटर डाउन हो सके। वो तो हो रहा है मैजिस्ट्रेट की वजह से, जो कि डिफेंस को कुछ ज्यादा ही छूट दे रहा है, क्योंकि मुलजिम शहर के एक बड़े एडवोकेट का भतीजा है। हो सकती है ये बात। मुकेश माथुर ने जो स्ट्रेटजी रची उसको एडवोकेट आनंद का समर्थन हो सकता है। जवाब इस बात को ध्यान में रख के देना कि कोई इस बात से बेखबर नहीं हो सकता था कि स्ट्रेटजी उसके अपने सगो जैसे अजीज
पार्टनर के खिलाफ की जाने वाली थी। श्याम बिहारी आनंद बहुत घिसा हुआ वकील है। उसके मन की बात भांप पाना कोई हंसी खेल नहीं, लेकिन फर्म की ऊंची प्रतिष्ठा के मद्देनजर ये उसके लिए मौत की घड़ी होगी, जबकि उसे पता चला होगा कि फर्म का एक सीनियर पार्टनर फर्म के क्लाइंट की बीवी के इश्क में गिरफ्तार था और माशूक की निगाहों में चढ़ने के लिए उसे फ्रॉड तक करने से गुरेज नहीं था, क्लाइंट से विश्वासघात तक करने से गुरेज नहीं था। फिर भी ये हैरानी की बात नहीं कि उसे अपने पार्टनर को बलि का बकरा बनाया जाना कबूल हुआ। बूढ़ा वो खून की पुकार को नहीं नजरअंदाज कर सका होगा। अब राजीव आचार्य की फर्म में क्या पोजीशन होगी? फर्म से तो वो यकीनन बाहर होगा, वरना फर्म का भट्टा बैठ जाएगा। औना पौना तो उसके बाहर होने पर भी बैठेगा। कोई बाहैसियत क्लाइंट अब उनके पास पहुंचने से पहले 10 बार सोचेगा। वो तो है, राजीव आचार्य की बाबत खुद तुम्हारा रवैया क्या होगा? हम उसे नजरअंदाज करेंगे। उसको खातिर में लाना, इस बात को खातिर में लाना होगा कि वो कातिल हो सकता है। यूं तो हम खुद ही अपना केस कमजोर कर बैठेंगे। एग्जैक्टली, यानी कि उसकी इतनी बड़ी हरकत के बावजूद उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। क्यों नहीं बिगड़ेगा? कोर्ट की कॉग्निजेंस पर ही उसकी शिकायत बार काउंसिल तक पहुंच सकती है। वो डी बार हो सकता है। दूसरे, अंडर ओथ उसने झूठी गवाही दी, कोमा में पहुंचे शख्स का खुद को फोन आया होने की तस्दीक दी। मजिस्ट्रेट ही उसे कोई छोटी मोटी सजा सुना सकता है। बढ़िया। राजीव आचार्य अपने फ्लैट में मौजूद था। वो जब से कोर्ट से लौटा था निरंतर ड्रिंक कर रहा था, लेकिन नशा जिल्लत के उस एहसास पर हावी नहीं हो पा रहा था जो कि कोर्ट में उसे झेलनी पड़ी थी। कैसे एक नौसिखिए ने उसे एक्सपोज किया था और उसका जुलूस निकाला था। फोन की घंटी रह रहकर बज रही थी, लेकिन एक बार भी उसने कॉल रिसीव करने की कोशिश नहीं की थी। कोर्ट के बाहर आनंद साहब ने उसे रोककर उससे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन वो उनके रोके नहीं रुका था, क्योंकि वो अपने सीनियर पार्टनर से निगाह मिलाने की ताब अपने में नहीं पाता था। कैसे हो गया था वो सब? कैसे वो अपने सर्वनाश की कगार पर पहुंच गया था? कैसे वो दिल के हाथों इतना मजबूर हो गया था कि उसने विवेक से काम लेना बंद कर दिया था? कैसे वो इतनी विध्वंसक बात भूल जाना अफोर्ड कर सका कि महेंद्र मदान की 21 जून वाली वसीयत, जिसका वजूद नहीं बचना चाहिए था, फाइल में ही लगी रह गई थी। मंगला मदान के बदलते मिजाज से वो ना वाकिफ नहीं रहा था। उसे साफ दिखाई देता रहा था कि वो उसे नजरअंदाज करने लगी थी और इरादतन उससे दूर होती जा रही थी, लेकिन फिर भी उसने उम्मीद नहीं छोड़ी थी और सोचा था कि उसके मिजाज की वो तब्दीली वक्ती थी और आखिरकार उसने उसे अपना बनाकर रहना था। बस सिर्फ उसे ये एहसास होने की देर थी कि अब उसके आगे उसकी दुनिया खत्म थी। उसकी दौलत की चाह को वो खूब जानता समझता था और सोचता था कि अगर वो उस सिलसिले में उसके लिए कुछ करके दिखा पाता तो और नहीं तो एहसान का बदला चुकाने के लिए ही वो उसकी हो जाना कबूल कर लेती। उसे महेंद्र मदान के अंतिम संस्कार का दिन याद आया, जबकि उसने शमशान घाट पर उसको मातमी लिबास में देखा था। तब और लोगों की निगाह में वो एक गमजदा विधवा थी, जबकि उसकी निगाह में वो एक मंजी हुई अभिनेत्री थी जो बड़ी दक्षता से विधवा का अभिनय कर रही थी। उसे वो घड़ी भी याद आई जबकि उसका पति नर्सिंग होम के बेड पर पड़ा मर रहा था और वो नर्स को किसी फर्जी काम को अंजाम देने के लिए रुखसत करके कमरे के दूसरे विंग में उसके साथ संभोगरत थी और मुंह से आनंद की ऐसी सिसकारियां निकाल रही थी कि उसका पति उसे सुन पाता तो 100 मौत मरता। उसके इतने करीब हो चुकने के बाद भी कैसे वो उससे परे सरकती जा सकती थी? क्या वो उसके लिए महज खिलौना था, आनंद प्राप्ति का औजार था? महेंद्र मदान की मौत के बाद उनके बीच के फासले बढ़ते ही चले गए थे। हमेशा वो उससे न मिल पाने का कोई नया बहाना सोच लेती थी और इस ख्याल से उसका दिल हिलता था कि उसे उसको खोना पड़ सकता था। अब आगे क्या भविष्य था उसका? अभी इतनी उम्र तक उसने हमेशा अपनी लीगल प्रैक्टिस की मसरूफियत में पनाह पाई थी या फिर मंगला के साथ में जिंदगी का कोई आनंद उठाया था। एक फ्रंट पर उसका भविष्य मंगला की मौत के साथ पहले ही अंधेरा हो चुका था और दूसरे पर अब अंधेरा होने जा रहा था। कैसा संयोग था कि उसे मंगला से मिलाने वाला शख्स खुद महेंद्र मदान था। आनंद साहब के फार्म हाउस पर एक पार्टी थी
जिसमें वो पति पत्नी भी शरीक थे। रात 11 बजे के करीब महेंद्र मदान का वहां कोई जरूरी फोन आ गया था, जिसकी वजह से उसे फौरन कहीं जाना पड़ा था। 2 घंटे बाद उसने उसे फोन किया था कि उसका लौट के आना नामुमकिन था, इसलिए बराए मेहरबानी वो उसकी बीवी को घर पहुंचा दे। रात के करीब 2 बजे उसने उसे आसिफ अली रोड पहुंचाया था, तो वो पौ फटने पर वहां से रुखसत हुआ था। मंगला ने यकीन के साथ कहा था कि उसका पति दोपहर तक भी वापस लौट आता तो गनीमत थी, और ऐसा उसे इसलिए मालूम था क्योंकि वो अक्सर ऐसा करता था। उसे पार्टी में अकेला छोड़कर खुद गायब हो जाता था। कई बार तो उसे अकेले वापस लौटना पड़ा था। पहले ही मुलाकात में किसी औरत के पहलू में पहुंच जाना उसके लिए ऐसा तजुर्बा था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी, और जिसने फौरन उसे एक भारी सम्मोहन में जकड़ लिया था। उसके बाद लगभग हमेशा अभिसार में खत्म होने वाली वो मुलाकातें आम हो गई थी, जिन्हें वो पूरी सीक्रेसी और पूरी सावधानी के साथ अंजाम देते थे। सिर्फ एक बार ऐसा हुआ था कि उनकी प्लानिंग फेल हो गई थी और परमीत प्रधान ने अपने फ्लैट के बेडरूम में उन्हें संपूर्ण नग्नावस्था में एक दूसरे की बाहों में समाये देख लिया था। लेकिन शुक्र था कि यूं जो शख्स उनके अवैध संबंधों का पहला गवाह बना था, उसको वो काबू में कर सकता था और उसके राज को राज रखने के लिए उसे राजी कर सकता था। उस एक वाक्य के अलावा उनकी पोल कभी नहीं खुली थी, और उसे गारंटी थी कि अपनी बीवी को लेकर महेंद्र मदान को उस पर कतई कोई शक नहीं था। वो अपनी वसीयत बदलवाने की नीयत से ऑफिस में आया था, तो तब भी उसे किसी और पर ही शक था। उसकी आंखों के सामने महेंद्र मदान की उस रोज की भड़की हुई सूरत घूम गई। मेरी बीवी मेरे को ही ना बोलती है, उसने कहा था, हाथ नहीं लगाने देती, जबकि खाना खाए बिना रह सकती है, हवा खाए बिना रह सकती है, इस काम के बिना नहीं रह सकती। मैं क्या कुछ जानता नहीं, मेरे से क्या कुछ छुपा है? आखिर उसका खाविंद हूँ, लेकिन वो मुझे अंधा बनाती है। समझती है कि मेरे में इतनी भी अकल नहीं कि समझ सकूं कि कहीं कोई ठोकुच छुपा के रखा हुआ है। कोई बात नहीं, जैसा व्यवहार वो मेरे साथ करती है वैसा मैं अब उसके साथ करके दिखाता हूँ। अगर मेरे लिए उसके पहलू में जगह नहीं तो उसके लिए मेरे विरसे में जगह नहीं। पिछली वसीयत फाड़ मेरे भाई और नई तैयार कर, जिसके तहत उसे एक फूटी कौड़ी हासिल न हो। फोन की घंटी फिर बजी। जरूर आनंद साहब भी संपर्क साधने की कोशिश कर रहे थे, उसने मन ही मन सोचा। उसका मन अफसास से भर उठा। क्यों उसने इतने सालों के विश्वास पर घात लगाई? क्यों वो फर्म से, क्लाइंट से, खुद अपनी जमीर से गद्दारी करने को तैयार हो गया? क्यों अपनी हवस की एक ही काली कूची से उसने अपने उज्जवल कैरियर पर कालिक पोत दी? विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब क्या वो अपने पार्टनरों को मुंह दिखा सकता था? उन क्लाइंटों को मुंह दिखा सकता था जो उसकी निष्ठा और ईमानदारी की मिसाल देते थे? उन वकीलों को मुंह दिखा सकता था जो उसकी तरक्की से, प्रतिष्ठा से ईर्ष्या करते थे? शीशे के सामने खड़ा होकर खुद अपनी सूरत देख सकता था? वो सब भी भरपूर बेमिसाल बेशर्मी के तहत वो कर ले तो क्या आनंद साहब को अभी भी फर्म में उसकी शिरकत कबूल होती? कोई उम्मीद नहीं थी, खास तौर से तब जबकि बार काउंसिल की गाज उस पर गिरना भी तय सा था। सब खत्म था। उसकी एक गलती ने उसकी सालों की तपस्या पर पानी फेर दिया था, उसके भविष्य को अंधकार में कर दिया था, और जिंदगी को ऐसा खोटा सिक्का बना दिया था जो अब कहीं नहीं चलने वाला था। मंगला खुद क्या गई, साथ सब कुछ ले गई। उसके दिल की गहराई से कहीं से एक कराह उठी और एकाएक सूख आई होठों पर फूटी। विस्की का गिलास उसकी उंगलियों से निकल गया। बड़ी शिद्दत से वो उठकर खड़ा हुआ और लड़खड़ाती चाल चलता बालकनी में पहुंचा। उसकी निगाह पैन होती हुई एक बार बाएं से दाएं और दाएं से बाएं घूमी। हे परम पिता परमात्मा, वो होठों में बुदबुदाया, मैं तेरी शरण में आता हूँ। निकिता ने मुकेश माथुर के अस्थायी ऑफिस में कदम रखा। अरे, उसे देख करके मुंह से निकला, तुम इस वक्त यहाँ? मैं तो बस जाने ही लगा था। तो मैं तुम्हारे होटल पहुंचती, वो संजीदा लहजे से बोली। कोई खास बात है? हाँ, बैठो। शुक्रिया। क्या बात है? पहली बात तो ये है कि मैंने अबॉर्शन करा लिया है। करा भी लिया? हाँ, मेरी नानी की जिद थी कि मौजूदा हालात में इस काम को और नहीं टाला जाना चाहिए, लिहाजा तुम्हें निखिल के बेगुनाह साबित होने की
उसकी रिहाई की कोई उम्मीद बाकी नहीं रही? ऐसी कोई बात नहीं। तो कैसी बात है? नानी की बात मानना मेरा फर्ज था, माँ की बात मानना फर्ज नहीं था। कोई गलती हो जाए तो उसको जल्दी से जल्दी दुरुस्त करना ही ठीक होता है। ये बात पहले मालूम नहीं थी, ओवरनाइट जागृति आ गई। आप वकील हैं, मैं आपसे बहस में नहीं जीत सकती, लेकिन अपने बुजुर्गों से भी बहस में नहीं जीत सकती, जिनकी जिद थी कि तुम्हें अवैध संतान की मां नहीं बनना चाहिए था। ये भी एक ट्रेजेडी है। क्या मतलब? संतान जन्म लेती तो अवैध ना होती? अच्छा, वो कैसे? निखिल और मैं शादीशुदा हैं। 8 महीने पहले अंबाला के मैरिज रजिस्ट्रार के सामने हम शादी कर चुके हैं। ये देखिए, शादी का सर्टिफिकेट। जो सर्टिफिकेट उसने पेश किया, उसे मुकेश ने बिल्कुल चौकस पाया। कमाल है भाई, उसके मुंह से निकला। ऐसा क्यों कर हुआ? जरा तफसील से बताओ। तफसील से बताने को कुछ नहीं है, बस किसी अंतः प्रेरणा के हवाले हमने एकाएक एक कदम उठा लिया। शादी को सीक्रेट रखने का आइडिया किसका था? निखिल का। हाँ, उसके अंकल की वजह से, जो उसकी मुकम्मल तवज्जो पढ़ाई में चाहते थे। उन्हें उस बात की खबर लगती तो वो बहुत आग बबूला होते। इसलिए निखिल चाहता था कि उसकी पढ़ाई खत्म हो जाने तक उस बात को राज रखा जाता। अपनी माँ से भी उसे तब तो बताया होता जब उसे पता चला था कि तुम प्रेग्नेंट थी। मेरी माँ वाचाल थी, देर सवेर मुंह फाड़े बिना वो न रहती। फिर निखिल की जिद थी कि फिलहाल वो बात मैं किसी को न बताऊं, अपनी माँ को भी नहीं। वो जिद तब होगी ना, जबकि तुम्हारे प्रेग्नेंट होने की वो कल्पना भी नहीं कर सकता था। जब हालात में तुम्हारी प्रेगनेंसी की सूरत में इनकलाबी तब्दीली आई, तो तब उस जिद पर अड़े रहने का क्या मतलब था? कोई मतलब नहीं था, लेकिन मैं पहले निखिल से बात करना चाहती थी। इत्तेफाक से वो बात जल्दी ना हो सकी। फिर हालात में उससे ज्यादा इनकलाबी तब्दीली आ गई। मेरी माँ का कत्ल हो गया और फिर काल चक्र ऐसा घूमा कि वो बात अपने आप ही उजागर हो गई। आई सी। अब ये बात तुम मुझे क्यों बता रही हो? क्योंकि आप निखिल के वकील हैं, क्योंकि मैं समझती हूँ कि हो सकता है कि आपके पास इस बात को निखिल के हक में इस्तेमाल करने का कोई तरीका हो। ये तुमने यकीनन समझदारी का काम किया है। अलबत्ता ये जुगत अभी मुझे सोचनी पड़ेगी कि केबिन का दरवाजा खुला और चौखट पर संजीदा सूरत आनंद साहब प्रकट हुए। सर, मुकेश उछलकर खड़ा हुआ। आप मुझे बुलाया होता। मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ, वृद्ध गंभीरता से बोले, कि एक बड़ी अदालत ने, सबसे बड़ी अदालत ने राजीव आचार्य के खिलाफ अपना फैसला सुना भी दिया है। कौन सी अदालत? मुकेश सशंक भाव से बोला। कौन सा फैसला? वो मर चुका है। क्या? मुकेश भौचक्का सा बोला। अभी आधा घंटा पहले अपने फ्लैट की बालकनी से कूदकर उसने आत्महत्या कर ली है। प्रेस ने राजीव आचार्य की आत्महत्या को एक मेजर न्यूज का दर्जा दिया। एक बड़े पत्रकार ने कहा कि उस आत्महत्या की रूह में मंगला मदान के कत्ल का फैसला हो गया समझा जाना चाहिए था। हालांकि उसने स्पष्ट टिप्पणी न की कि राजीव आचार्य मंगला का कातिल था और अपने अंजाम से खौफजदा होकर उसने आत्महत्या कर ली थी। पुलिस ने उस वाक्य को अपने हक में इस्तेमाल करने का जरिया बनाया। जैसे उन्होंने मौकाए वारदात की पड़ताल की, वैसे ही उन्होंने घोषित किया कि मरने वाले के ऑफिस की पड़ताल भी जरूरी थी। नतीजतन श्याम बिहारी आनंद के सख्त ऐतराज के बावजूद आनंद आचार्य एंड प्रधान के ऑफिस में स्थित आचार्य के कक्ष की तलाशी शुरू हुई। जो कदरन काम की चीज वहां से बरामद की गई, वो मरने वाले की अपॉइंटमेंट बुक थी, जिसकी पड़ताल से स्पष्ट हुआ कि वो मंगला मदान का कातिल नहीं हो सकता था। उस अपॉइंटमेंट बुक में बुधवार 19 जनवरी वाले पृष्ठ पर मरने वाले के अपने हस्तलेख में उसकी परमीत प्रधान से 12:30 बजे की लंच अपॉइंटमेंट दर्ज थी और जिस रेस्टोरेंट का नाम दर्ज था वो आसिफ अली रोड से मीलों दूर राजेंद्र प्लेस में था। बसंत मीरानी ने निचले फ्लैट से आती उठा पटक की आवाजें 12:30 और 1 बजे के बीच सुनी थी। उस दौरान राजीव आचार्य अगर अपने पार्टनर के साथ राजेंद्र प्लेस में था तो वो कातिल नहीं हो सकता था। फिर भी उस बात की तस्दीक के लिए सरकारी वकील ने परमीत प्रधान को बतौर गवाह अदालत में पेश होने का सम्मन जारी किया, जो कि उसे रात के 1 बजे सर्व हुआ। सोता जागता मुकेश माथुर सारी रात 2 ही बातें सोचता रहा। राजीव आचार्य मंगला की मौत से पस्त था। उसने इसलिए आत्महत्या की थी
या कोर्ट में हुई अपनी किरकिरी और एक्सपोजर की वजह से की थी? उसने आत्महत्या की थी या उसे 6 मंजिल से धक्का दिया गया था? अगले रोज अदालत की कार्यवाही शुरू हुई तो अपने पहले गवाह के तौर पर प्रोसिक्यूशन ने निकिता को पेश किया। अपनी मां की मौत वाले सप्ताह के दौरान तुम दिल्ली में थी? अदलखा ने यूं पूछा जैसे कोई पिता अपनी पुत्री से मुखातिब हो। जी हाँ, क्योंकि तुम्हारी तबीयत खराब थी। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मुकेश बोला। गवाह की खुद अपने घर में मौजूदगी की कोई भी वजह हो सकती है, इसलिए किसी एक वजह को पिन पॉइंट करना बेमानी है। सरकारी वकील साहब ये न भूलें कि वो घर जितना मकतूला का था उतना ही उसकी बेटी का था। सॉरी, अदलखा बोला। आई विल रिफ्रेज माई क्वेश्चन। निकिता, उन दिनों तुम्हारी तबीयत कैसी थी? ठीक नहीं थी, निकिता ने जवाब दिया। मितली आती थी, पेट में मरोड़ से उठते महसूस होते थे, जिस्म अकड़ता था। डॉक्टर को दिखाया? हाँ, डॉक्टर बलबीर भाटिया को दिखाया, जो कि हमारे फैमिली फिजिशियन है। खुद गई? नहीं, मम्मी ने भेजा। उसी ने अपॉइंटमेंट फिक्स की। तो तुम अपॉइंटमेंट पर पहुंची और डॉक्टर ने तुम्हारा मुआयना किया? हाँ। क्या डायग्नोज किया? क्या वजह बताई तुम्हारी तबीयत खराब होने की? ये कि मैं प्रेग्नेंट थी। जरा जोर से बोलो, अदालत को सुनाई नहीं दे रहा। मैं प्रेग्नेंट थी। डॉक्टर ने होने वाले बच्चे के बाप के बाबत सवाल किया? नहीं। अब मैं सवाल करूंगा तो स्वेच्छा से जवाब दोगी? अब ये कोई राज नहीं रहा। मेरे होने वाले बच्चे का बाप निखिल था। निखिल आनंद, वो शख्स जो इस केस का मुलजिम है? हाँ। यकीन के साथ कह सकती हो? हाँ, यकीन के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि निखिल के अलावा किसी ने कभी मेरी परछाई को भी नहीं छुआ। तुमने सोचा था कि डॉक्टर तुम्हारी दशा की खबर तुम्हारी माँ को जरूर करेगा? वो फैमिली डॉक्टर था, हमारा वेल विशर था, उसने ऐसा करना ही था। लिहाजा वो राज फाश होने के बाद तुम अपनी माँ का सामना कर सकती थी। तुम्हें कोई अंदेशा, कोई ग्लानि, कोई पश्चाताप नहीं था। बहादुरी का काम किया। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। उसके बाद तुम वापस अपने कॉलेज चली गई थी? हाँ। अब क्या पोजीशन है? अभी भी प्रेग्नेंट हो? नहीं। नहीं, एबॉर्शन करा लिया। मुझे इस गवाह से और कुछ नहीं पूछना। मुकेश गवाह से संबोधित हुआ। अबॉर्शन किसका फैसला था? उसने पूछा। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स का। तुम्हें ये फैसला कबूल था? मैं उलझन में थी। मुझे समझाया गया था कि हो सकता है कि होने वाले बच्चे का बाप कभी आजाद ना हो पाता, इसलिए बच्चा गिरा दिया जाना चाहिए था, क्योंकि नाजायज बच्चे को जन्म देना प्रॉब्लम खड़ी करता। नाजायज वाली कोई बात नहीं थी। क्या कहा? जरा ऊंचा बोलो और समझा कर बोलो। मैं और निखिल शादीशुदा थे, इसलिए बच्चे के नाजायज होने वाली कोई बात नहीं थी। सरकारी वकील संभल कर बैठा। उसके चेहरे पर उलझन के भाव आए। कहाँ हुई थी शादी? अंबाला में, मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस में। कब हुई? 8 महीने पहले, पिछले साल मई के महीने में। यानी कि बच्चे के पेट में आने से बहुत पहले? हाँ। वो सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, कोर्ट में पेश कर सकती हो? उसने किया। योर ऑनर, मेरी दरख्वास्त है कि इस सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी को रिकॉर्ड में लगाकर ओरिजिनल गवाह को लौटा दिया जाए। सो ऑर्डर्ड। मजिस्ट्रेट बोला। तुमने शादी की बात अपनी माँ को क्यों न बताई? मुकेश ने नया सवाल किया। निखिल ऐसा नहीं चाहता था। वजह? उसके अंकल चाहते थे कि अपनी तवज्जो को किधर भी भटकने दिए बिना वो पहले अपनी LLB की पढ़ाई पूरी करे। थैंक यू, यू मे स्टैम्प डाउन। अगला गवाह परमीत प्रधान था, जो हजारों बार कोर्ट में पेश हो चुका था, लेकिन बतौर गवाह कभी नहीं। आप मैसर्स आनंद आचार्य एंड प्रधान पेटेंट अटनीज नामक फर्म के पार्टनर हैं? जी हाँ, प्रधान सावधान होकर बोला। उसी फर्म में राजीव आचार्य भी पार्टनर था, आपका सहयोगी था? जी हाँ। आपको जो सम्मन जारी किया गया था उसमें आपको ये भी हिदायत दी थी कि आप अपनी पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक साथ लाएं। आप लाए हैं? जी हाँ। आप उसको कंसल्ट करके बताएं कि क्या 19 जनवरी बुधवार के दिन आपकी कोई लंच अपॉइंटमेंट थी? जी हाँ, थी। किसके साथ थी? योर ऑनर, मुकेश बोला। मेरी समझ में नहीं आता कि गवाह कहाँ लंच करता है, किसके साथ लंच करता है। इन बातों का केस से क्या रिश्ता है? गवाही पूरी होने दो। अदलखा पूरे विश्वास के साथ बोला। रिश्ता आगे आएगा। इसी आश्वासन के तहत मजिस्ट्रेट बोला।
सवाल पूछने की इजाजत दी जाती है। उस रोज लंच राजीव आचार्य के साथ था। प्रधान बोला, किस टाइम? लंच के टाइम ही होता है। जवाब दीजिए। 1 बजे के आसपास। मैं 12 बजे ऑफिस से निकला था। 12:30 निर्धारित जगह पर पहुंचा था। थोड़ी देर गुफ्तगू हुई थी, फिर लंच ऑर्डर किया गया था, इसलिए मेरा अंदाजा है कि वो 1 बजे के आसपास का वक्त था। निर्धारित जगह कौन सी थी? राजेंद्र प्लेस। वहां पर शामियाना नाम का रेस्टो बार। आपका ऑफिस कनॉट प्लेस में है। लंच वहां से इतनी दूर क्यों? क्योंकि राजीव आचार्य पहले से उधर था और बाद में हम दोनों को उधर कुछ काम था। शामियाने में आप कब तक ठहरे थे? 1:30 बजे तक। लंच में बस आप 2 जने ही शरीक थे? नहीं, वहां हमें एक म्यूचुअल फ्रेंड मिल गया था, उसने भी हमारे साथ लंच किया था। कौन म्यूचुअल फ्रेंड? नाम बताइए। विजय सिंह, स्टॉक ब्रोकर है, हमारा क्लाइंट भी। दैट्स ऑल, योर विटनेस। लंच के बाद क्या मिस्टर आचार्य आपके साथ ऑफिस वापस लौटे थे? मुकेश ने पूछा। नहीं, मैंने बोला ना कि लंच के बाद उधर हम दोनों को कुछ काम था। हम लंच के बाद ही अलग हो गए थे। फिर वो अपने काम चला गया था, मैं अपने काम चला गया था, और विजय सिंह मैं नहीं जानता कहाँ गया था। आई सी। आप जानते हैं पिछली रात मिस्टर आचार्य के साथ क्या बीती? योर ऑनर, अदलखा बोला, उस बात का केस से कोई रिश्ता नहीं। ऑब्जेक्शन सस्टेन। मजिस्ट्रेट बोला, आपका जैसा लंच। मुकेश ने नया सवाल किया। मिस्टर आचार्य के साथ उस रोज हुआ था, वैसा क्या अक्सर होता था? अक्सर तो नहीं, जवाब मिला, कभी कभार ही होता था। कभी कभार से आपका क्या मतलब है? हफ्ते में 1 बार, पखवाड़े में 1 बार, महीने में 1 बार, 2, 3, 4 महीनों में 1 बार, महीने में 1 बार। अब जरा अपनी अपॉइंटमेंट बुक देखकर बताइए कि 19 जनवरी जैसा आपका मिस्टर आचार्य के साथ लंच पिछले साल में कितनी बार हुआ था? वो बेचैनी से पहलू बदलने लगा। क्या हुआ? पिछले साल तो बस वो एक ही बार हुआ था। यानी कि वो एक नया अनोखा वाकया था? हाँ, एक अभूतपूर्व घटना थी। हाँ। इनवाइट किसने किया था? उसने। किसी खास वजह से? वो मेरे से बात करना चाहता था। किस विषय में? किसी केस से ताल्लुक रखती कोई बात थी, लिहाजा आपका पार्टनर आपसे कोई कानूनी मशवरा चाहता था। हाँ। ऐसा पहले भी कभी हुआ था? 1-2 बार हुआ था। आप लोगों की इतने सालों की एसोसिएशन में सिर्फ 1-2 बार? हाँ। आपकी फर्म के नाम में जो प्रधान आता है वो आप हैं? जी नहीं, वो मेरे पिता थे। फर्म में आपने अपने पिता की जगह ली है? जी हाँ। लिहाजा आप फर्म में कदरन नए हैं। इतना नया तो नहीं, मैं 5 साल से। आपके पिता जिंदा होते तो जितनी पुरानी उनकी आज फर्म से एसोसिएशन होती, उतनी पुरानी तो आपकी नहीं है ना? हाँ, उतनी पुरानी तो नहीं है। आप फर्म में अपने योगदान को महत्वपूर्ण मानते हैं? खुद को अपने पार्टनरों जितना ही अनुभवी एडवोकेट मानते हैं? जी हाँ। कभी कोर्ट में खड़े हुए, कोई मुकदमा लड़ा? हमारे यहाँ ट्रायल वर्क बहुत कम होता है, जो होता है उसे एसोसिएट्स करते हैं। आप ब्रीफ तैयार करते हैं, इसी प्रकार का और कानूनी पेपर वर्क करते हैं? नहीं। तो एग्रीमेंट्स ड्राफ्ट करते होंगे? नहीं। क्लाइंट से केस डिस्कस करते होंगे, उन्हें अपनी कंसीडर्ड ओपिनियन से नवाजते होंगे कि वो केस में कहाँ स्टैंड करते हैं? नहीं। तो फिर फर्म में आप क्या करते हैं? हमारी फर्म में काम डिवीजन वाइज होता है। गुड। आप किस डिवीजन का काम करते हैं? मैं अमूमन प्रशासनिक काम करता हूँ। लिहाजा आप वकील नहीं, ऑफिस के बड़े बाबू हैं। बड़े ऑफिस में वो काम भी महत्वपूर्ण होता है और किसी जिम्मेदार शख्स को ही करना होता है, जो कि आप हैं। जी हाँ। आप इस बात से इत्तेफाक जाहिर करते हैं कि आपकी सर्टिफाइड स्टेटमेंट ने राजीव आचार्य की सेक्स लाइफ की पोल खोली और राजीव आचार्य को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के पीछे ये भी एक वजह हो सकती है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, अदलखा बोला, मेरे फाजिल दोस्त गवाह को जुबान देने की कोशिश कर रहे हैं। सस्टेन्ड। क्या आपकी मिस्टर आचार्य से कोई जाति रंजिश थी जिसकी वजह से आप फर्म के पार्टनर के तौर पर उनकी हैसियत गिराना चाहते थे? ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। डिफेंस इज एडवाइज टू आस्क ओनली रेलेवेंट क्वेश्चन। मुझे गवाह से और कुछ नहीं पूछना, मुकेश बोला। प्रोसिक्यूशन कोई और गवाह पेश करना चाहता है? नो योर ऑनर, वी रेस्ट अवर केस।
लंच के बाद डिफेंस को अपना केस प्रस्तुत करने की इजाजत होगी। तब तक के लिए अदालत मुलतवी की जाती है। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।